नमस्कार प्यारे साथियों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वगैरह बढ़िया आपकी चल रही है कि नहीं चल रही है? नोट्स वगैरह बना रहे हैं आप लोग ना? इतना आराम आराम से आपका क्लास चल रहा है। मेरे प्यारे भाई, आप जरूर से जरूर अपना नोट्स बनाएं। आपका जो पेट का एग्जाम होगा नियर अबाउट अक्टूबर नवंबर के आसपास जाएगा। पुलिस का एग्जाम भी काफ़ी लेट होगा। तो जो आपका टॉपिक शुरू किया गया है पॉलिटी का सब्जेक्ट, उसका आप जब नोट्स बना लेंगे ना, तो एक महीने विद इन 1 मंथ, एक महीने के भीतर भीतर आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन में पाएंगे बाबू। कोई भी क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा। आपको संघ एवं राज्य क्षेत्र जो पढ़ाया गया है पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है, हर एक फैक्ट पर विचार किया गया है। एक क्लास से पूरा आप क्वेश्चंस पा सकते हैं। अदरवाइज यहां पर आप क्वेश्चन देखें, आपका ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, या फिर जो क्वेश्चंस नहीं भी पूछा गया है उसके पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। तो हमने संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ाया तो उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस, प्रस्तावना पढ़ाया उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, संविधान सभा पढ़ाया उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर उसके बाद जो है अनुसूचियां और स्रोत पढ़ाया उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, संवैधानिक विकास पढ़ाया उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मतलब कि एक तरफ तो आपका डिटेल चल रहा है पूरी तरह, और दूसरा आपको पीवाई को या एमसीक्यू के रूप में आपको जो है प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि आप में हर प्रकार की मेच्योरिटी आए। एक तो डिटेलिंग की भी और दूसरी प्रैक्टिस सेक्शन की भी, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है आपका, है ना। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 1 का संबंध किससे है? तो संविधान का भाग 1, भाग 2, ये सब पूरा डिटेल से हमने पढ़ाया है ना। तो संविधान का जो भाग 1 है, इस भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र है, और पूरी तरह इसको हमने डिटेल से पढ़ाया। और संविधान का जो भाग 1 है, ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक यहां पर जिक्र किया गया है, ठीक है ना। और यह भी हमने बताया कि इसमें जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 क्या है? इंडिया जो कि भारत है। क्या बताया था? इंडिया जो कि क्या है बाबू? भारत है। राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। तो ये राज्यों का संघ, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इंडिया नाम भी दिया गया है। इस संविधान, ये भारत की आधुनिक परंपरा को शो करता है, और जो भारत है ये भारत की प्राचीन परंपरा या भारत की प्राचीन संस्कृति को शो करता है। तो दो नामों का जिक्र, एक इंडिया नाम का और दूसरा भारत नाम का जिक्र किया गया है। और जो हमारा जो यूनियन है एक किससे मिलकर के बना हुआ है? तो ये जो संघ है ये राज्यों से मिलकर के बना हुआ। किससे? राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये आपने पहले अनुच्छेद में देखा। ऐसे दूसरा जो अनुच्छेद आप देखते हैं, इसमें नए राज्यों के प्रवेश की बात होती है। नए राज्यों के क्या? प्रवेश की बात होती है ना। नए राज्यों के प्रवेश मतलब कि अपने भारत के संघ में बाहर से जब कोई क्षेत्र मिला लेते हैं, जैसे नेपाल को हम मिला लें, जैसे भूटान को मिला लें, या फिर कोई और क्षेत्र बलूचिस्तान को मिला लें, जिस पर मतलब कि विदेशी शक्ति ने अपना जो है अधिग्रहण कर रखा है या फिर उस पर अधिकार कर रखा है, जब हम उसको भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाते हैं, भारत के संघ में मिलाते हैं, वो अनुच्छेद 2 का पार्ट होगा। अनुच्छेद 3 में क्या हमने बताया था? अनुच्छेद 3 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भीतर, मतलब कि एक तो है कि अपने घर के भीतर भीतर कोई जो है 2 ठो कोठरी बनानी है, 4 ठो कोठरी बनानी, कोई कोठरी बड़ी और छोटी करनी है, कोई रूम, तो ये अनुच्छेद 3 का पार्ट होगा। कोठरी मतलब समझ रहे हैं ना। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अगर हमको उत्तर प्रदेश को विभाजित करके 2 राज्य बनाना है, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना है, उत्तर प्रदेश की सीमा परिवर्तन करना है, नाम परिवर्तन, जैसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया उत्तराखंड, केरल का नाम केरलम कर दिया गया, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया तेलंगाना 2 जून 2014 को। एक क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भीतर की कहानी है, हर घर की ये कहानी है। तो जब घर की कहानी होती है तो वो जो है अनुच्छेद 3 का पार्ट होगा। और अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना। क्या? नए राज्यों की स्थापना, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, ये सब अगर करना होगा तो ये अनुच्छेद 3 का पार्ट होगा। और मजे की बात है कि ये जो अनुच्छेद 2 और 3 किया जा रहा है, इसमें अनुच्छेद 4 जब आप पढ़ेंगी तो कहा जाता है ये साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा बाबू? साधारण बहुमत के माध्यम से, मतलब कि इसको विशेष बहुमत या फिर संविधान संशोधन की अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं किया जाता, इसको संविधान में मेंशन नहीं किया जाता। खैर, ये सब सारी चीजें आपने जो है थोड़ा बहुत जान ही लिया, है ना। अब यहां पर संविधान का भाग 1
आपने आंसर पे आ गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है, क्या? संघ राज्य क्षेत्र, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ना। नागरिकता का जिक्र कहां किया गया है? तो आपने बताया कि नागरिकता का जिक्र संविधान के भाग 2 में किया गया। कहां पर? संविधान के भाग 2 में। अच्छा, नागरिकता को जो है कहां से कहां तक पाते हैं? अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक पाते हैं। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। तो कोई बताएगा अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के लागू होने पर नागरिकता। संविधान अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 में भारत, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 में क्या है? तो अनुच्छेद 7 में एक बार कोई भारत से पाकिस्तान गया, फिर उसको अच्छा नहीं लगा, फिर पाकिस्तान से कहां आ गया? भारत में आ गया, उसके लिए नागरिकता। अनुच्छेद 8 में क्या है? अनुच्छेद 8 में है कि भारतीय मूल के लोगों के बच्चों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान। अनुच्छेद 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 में एकल नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी अनुच्छेद 9 में। 10 में क्या है कि संसद के द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी उसी के आधार पर नागरिकता बनी रहेगी। 11 में क्या है कि नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति से संबंधित जो भी कानून का निर्माण किया जाएगा वो संसद के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। इतनी बातें क्लियर। मौलिक अधिकार यहां पर दिया है। मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल कितनी है? 6 है। ये मौलिक अधिकार कहां पर उल्लेखित है? तो संविधान का जो भाग 3 है यहां पर उल्लेखित है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों की जो है उल्लेख किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार? 6 मूल अधिकार। तो ये टोटल आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। यहां पर राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसका जिक्र किया गया है ना। फिर उसके बाद संविधान का कौन सा भाग है? तो संविधान का भाग 4 है ना। अच्छा, ये जो मूल क्या है नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया बाबू? तो आपने बताना है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नागरिकता कहां से ली गई है? हमारे यहां नागरिकता का स्वरूप कैसा है? एकल नागरिकता का स्वरूप। कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो एक कुछ बातें आप जो है पहले वाले क्वेश्चन से जाने, ठीक है ना। मेरा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि आपको ऑप्शन बता करके हट जाना। क्या करोगे ऑप्शन जान करके? आप तो ऑप्शन चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, लेकिन वो मजा नहीं देगा ना बाबू। चलें आगे। अब यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी या यूनियन ऑफ स्टेट। क्या? यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। तो जो भारत है ये क्या है? राज्यों का एक संघ है। क्या बाबू? राज्यों का एक संघ है। अच्छा, एक चीज यहां पर क्या कहा गया है? इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। तो आपका जो क्वेश्चंस पूछा गया है ना, ये यहां से पूछा गया है। ये आर्टिकल 1 में है। किसमें है? आर्टिकल 1 में है, अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट तीसरा वाला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद को नए राज्यों का संघ में प्रवेश, यहां पर देखिए प्रवेश दिया है। मतलब कि सीधी सी बात है ना कि ये जो अपना प्यारा सा भारत है, इस प्यारे से भारत के भीतर या संघ में कोई बाहर से कोई क्षेत्रवा मिलाया जा रहा है। जैसे हमने नेपाल को मिला लिया, अब नेपाल को जब मिलाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? नेपाल का प्रवेश। और प्रवेश किस रूप में कर रहे हैं? नए राज्य के रूप में कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे भूटान का अगर हम करेंगे, किसका करेंगे? भूटान का अगर मान लीजिए संप्रभुता का हस्तांतरण भारत में कर लिया जाए तो भूटान का भी क्या होगा? प्रवेश होगा भारत के संघ में, है ना। तो जब प्रवेश की बात आए तो आप क्या बोलोगे? तो आप अनुच्छेद 2 बोलोगे। क्या बोलोगे बाबू? अनुच्छेद 2। कौन ये करती है? तो संसद करती है, देश की पार्लियामेंट करती है। और एक चीज समझना जरा, ये अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 कहता है ये भीतरवा, मतलब कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का ऑपरेशन करना है, जैसे उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटना है, उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करना है, बिहार को क्षेत्र का बढ़ाया घटाया जाना, मतलब कि इन 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के भीतर अगर भारत के भीतर आपके घर के भीतर कोई काम करना है तो वो क्या होगा? अनुच्छेद 3 का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? अनुच्छेद 3 का पार्ट। अब जो है उत्तराखंड को बना दीजिए उत्तर प्रदेश से अलग करके, तो नए राज्य की स्थापना, नाम परिवर्तन कर दीजिए, केरल का नाम केरलम नाम परिवर्तन हो गया, क्षेत्र परिवर्तन कर दीजिए, सीमा परिवर्तन कर दीजिए, तो ये अनुच्छेद 3 का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यहां पर कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश, तो प्रवेश आप कहां पर जाएंगे, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये आप जो है अनुच्छेद 2 पर जाएंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। अनुच्छेद 3 हमने अभी बताया। अनुच्छेद 4 में हमने बताया कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो किसके माध्यम से अपनाई जाएगी, तो आपने बताना है कि साधारण बहुमत के माध्यम से अपनाई जाएगी। मतलब कि ये जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आती है, संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आती है। क्लियर इतनी बातें। तो ये सब सारी चीजें आपका जो अनुच्छेद होगा, जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा बाबू, वो आपका बी होगा, बी इट इज राइट आंसर। चले आगे, यहां पर देखिए किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, और जब राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने घटाने, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन की बात आती है तो आप कहां पर जाओगे, अनुच्छेद 3 में जाओगे। और इस अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 2 से संबंधित कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। अब यहां पर कह रहा है कि सीमा की बदलने की शक्ति किसके पास है, तो आपने बताना है कि साहब ये संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास, ये पार्लियामेंट के पास है। चलिए आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कह रहा है कि राज्य के क्षेत्र, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद में किसी की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। अभी एक चीज समझिए, अगर हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों की स्थापना, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन इत्यादि, अगर इससे संबंधित कोई विधेयक लाया जा रहा है, कोई विधेयक लाया जा रहा है किससे संबंधित, अनुच्छेद 3 से संबंधित, तो इस विधेयक को लाने से पूर्व किसकी अनुमति जरूरी होती है, तो अनुमति यहां पर देश के राष्ट्रपति की जरूरी होती है। किसकी जरूरी होती है, राष्ट्रपति महोदय की, ठीक है ना। मतलब कि संसद में पेश करने से पहले जो है इसको राष्ट्रपति की सहमति या राष्ट्रपति की जो है अनुमति आवश्यक होती है। अब यहां पर देखिए किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वो किसकी सिफारिश पर, राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर इतनी बातें। मतलब कि सारा कुछ कौन करेगी, संसद करेगी, लेकिन संसद में इसको विधेयक को पेश करने से पहले किसकी जरूरी है, सहमति, राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य पुनर्गठन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित संबंधित राज्य विधान मंडल की राय। यहां पर होता क्या है समझिए वो बात। जैसे मान लेते हैं यहां पर एक क्रोनोलॉजी, एक लीजिए कॉन्सेप्ट लीजिए आप। मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र का, जैसे केरल का नाम क्या किया गया, केरलम किया गया। अब यही पूरा प्रोसेस आपको नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, नए राज्यों की स्थापना, मतलब कि टोटल हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 3 की बात कर रहे हैं। तो इसकी प्रक्रिया कैसे होगी, तो इसकी प्रक्रिया मान लीजिए केरल से केरलम करना है ना, तो केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार का खासकर जो गृह मंत्रालय होता है, मंत्रिमंडल, ये क्या करती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति इसकी क्या करेगी, पूर्व अनुमति लेगी, पूर्व अनुमति, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये क्या करती है, एक प्रस्ताव तैयार करती है, ठीक है ना, एक विधेयक को तैयार करती है, विधेयक कर लीजिए, विधेयक को तैयार करती है। और फिर राष्ट्रपति क्या करता है, इस विधेयक, राष्ट्रपति को सौंपा जाता है ये विधेयक, और राष्ट्रपति क्या करता है, इसको संबंधित राज्य का जो विधानमंडल होता है उस विधानमंडल के पास भेजता है, ताकि वो जो प्रभावित राज्य होता है, जैसे मान लीजिए कि केरल था ना, केरल का नाम केरलम किया गया, तो प्रभावित राज्य कौन है, केरल है। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, इस केरल के पास वो विधेयक भेजेंगे, और इस केरल की जो विधानमंडल है, यहां तो विधानमंडल नहीं है तो विधानसभा के ही पास भेजेंगे, ठीक है ना, किसके पास, विधानसभा के पास। तो विधानसभा के पास जब भेजेंगे तो विधानसभा की राय जानने के लिए भेजेंगे कि आपकी राय क्या है, कुछ अपनी राय बताइए। और उस पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस विधानमंडल को जब विधेयक भेजते हैं उसकी राय के लिए, तो एक निश्चित सीमा देते हैं, समय देते हैं कि इस समय के भीतर आप हमको वापस कर दीजिएगा। और जब जो है ये विधानमंडल इनको वापस करता है राष्ट्रपति महोदय को, तो मान लीजिए इसमें कोई भी बातें अगर लिखी हो तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब उसको जो है संसद के पास ले जाएगा, संसद के पटल पर राष्ट्रपति इसको रखेगा। तो संसद में 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अब लोकसभा में भी यहां पर भी साधारण बहुमत, मतलब कुल सदस्यों के जो है बहुमत से पास किया जाएगा, 50% + 1 सदस्यों से, और राज्यसभा में भी 50% + 1 सदस्यों से इसको पास किया जाएगा। फिर ये पास होने के बाद चाहे नाम परिवर्तन का मैटर होगा, सीमा परिवर्तन का मैटर होगा, नए राज्यों की स्थापना का मैटर होगा, वो हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी समझना, यहां पर जो संसद है, अगर मान लीजिए राज्य विधानमंडल कोई राय देती है तो ये राय मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, संसद राय मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको कहां पर मिलेगा, ये पूरा प्रोसेस हमने बताया था कि 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 लाया गया था, उसके माध्यम से ये सारे प्रावधान किए गए।
कि राष्ट्रपति की पूर्वनुमति जरूरी होगी, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के पास उसकी राय लेने के लिए भेजेगा, उसको एक निश्चित टाइम देगा, ये सब सारी बातें, ठीक है ना। खैर, संसद पर बाध्यकारी होती है, संसद पर बाध्यकारी नहीं होती, संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, राष्ट्रपति पर भी बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब कि राज्य का जो विधानमंडल है, ये राज्य का विधानमंडल अगर कोई भी बात कहता है कि हम, अगर केरल का जो विधानमंडल मान लीजिए, तो केरल का अगर विधानसभा या विधानमंडल अगर ये कह दे कि नहीं, केरल का नाम चेंज नहीं किया जाएगा, केरल ही रहेगा, केरलम नहीं होगा, तो उस स्थिति में संसद बाध्यकारी नहीं है कि नहीं आपकी बात हम मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो करेगी। केरलम किया भी, ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 4 में हमने क्या बोला, यही बोला ना कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया की जाएगी वो कैसी होगी, वो साधारण बहुमत के माध्यम से होगी। कैसी होगी? साधारण बहुमत के माध्यम से होगी। और मजे की बात है कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया की जा रही है, अब इसको इंपैक्ट क्या कर रही है, ये नए राज्यों की स्थापना, इन नए राज्यों की स्थापना, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, राज्यों का गठन। स्थापना होगा तो यहां पर डेट लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, समय लिखा रहेगा राज्यों के गठन के लिए। और जो हमने बताया था आपको अनुसूची 1, तो अनुसूची 1 में क्या बताया था, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। हमने अनुसूची 1 बताया था केंद्र शासित प्रदेश और उनकी जो है सीमाएं, ये बताया था ना। तो एक बात आप बताएं कि जो यहां पर नाम वगैरह चेंज है, तो क्या अनुसूची 1 पर इंपैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हर राज्यों के नाम, पूरे 28 राज्यों के नाम और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, स्थापना और राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें वगैरह दी गई हैं। क्लियर इतनी बातें? तो आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि अगर हम अनुच्छेद 4 से संबंधित कोई भी प्रावधान करते हैं तो साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन अनुसूची 1 और अनुसूची 4 जो कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की जाती है, इन दोनों के ऊपर क्या डालता है, इंपैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, ठीक है ना। तो आपको अगर बताना होगा कि अनुसूची 1 और 4 पर प्रभाव कब पड़ेगा, जब हम अनुच्छेद 4 से संबंधित कोई प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों में प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है, बात सही है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यह भी बात सही है, क्योंकि साधारण बहुमत से किया जाता है। तो 1 और 2 मतलब कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही कालक्रम इसका आपको व्यवस्थित करना है। तो यहां पर दिया है धर आयोग, इसका नाम है धर आयोग, धार आयोग। तो एक कब गठित किया गया था, ये जून 1948 में गठित किया गया था, यश के धर की अध्यक्षता में। किसके? यश के धर की अध्यक्षता में। और ये कहा कि राज्य का जो पुनर्गठन या भाषा के आधार पर राज्य का गठन ठीक नहीं है, एक भाषा एक राज्य के फार्मूले को इसने अस्वीकार कर दिया, मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद जेवीपी आयोग, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, पी मतलब की जो है पट्टाभी सीतारामैया, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया। तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी, जिसको जेवीपी समिति कहते हैं। कब गठित की गई थी? तो ये दिसंबर 1948 में गठित की गई थी। कब गठित की गई? दिसंबर 1948 में। ये अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करती है? तो ये रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में पेश करती है, अप्रैल 1949 में, ठीक है ना। तो मतलब कि धर आयोग के बाद क्या है? जेबीपी आयोग। फजल अली आयोग, ये जो फजल अली आयोग है ये 1953 में गठित किया जाता है। कब? 1953 में। और ये रिपोर्ट अपनी कब प्रस्तुत करता है? तो रिपोर्ट अपनी 1955 में प्रस्तुत करता है। इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर इसके सदस्य भी थे। इतनी बातें क्लियर। फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये कब लाया जाता है? 1956 में लाया जाता है। ये पूरा क्रोनोलॉजी एक दूसरे के बाद दिया गया है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, ये जो आपका ऑप्शन सी ए होगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखना, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में सही कथन। तो धर आयोग अभी हमने बताया कि ये जून 1948 में गठित किया गया था, यश के धर की अध्यक्षता में, ये बात सही है, ठीक है ना, जून 1948 में। फिर उसके बाद जेबीपी आयोग, तो ये जो है अप्रैल 1949 में, हालांकि गठन इसका तो
दिसंबर 1948 में ही किया गया था, लेकिन अप्रैल 1949 में इसकी रिपोर्ट आती है। कब आती है? अप्रैल 1949। फजल अली आयोग ये 1953 में गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? 1953 में गठित। लेकिन इसकी रिपोर्ट कब आती है? तो रिपोर्ट इसकी 1955 में आती है। ठीक है ना। इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है, इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसको जो है, इसमें फजल अली अध्यक्ष थे जो कि जस्टिस थे, और इसके अलावा हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर ये दो अन्य सदस्य थे। तो ये सब कुछ बातें, तो उपर्युक्त आपका क्या होगा कि निम्नलिखित संदर्भ में से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में सही सुनिए, तो उपर्युक्त सभी होगा, डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 10। अच्छा भैया, क्वेश्चन नंबर 10, फजल अली आयोग। अच्छा, फजल अली आयोग कब गठित किया गया था? 1953 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत इसने की? तो रिपोर्ट अपनी 1955 में प्रस्तुत की, है ना। इसमें कौन और दो और सदस्य थे? तो एक तो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर, ये दो अन्य सदस्य थे। ठीक है ना। अब इसने रिकमेंड क्या किया? इसने रिकमेंड किया कि भैया राज्य पुनर्गठन आप एक्ट लाइए, और राज्य पुनर्गठन एक्ट ला करके फिर राज्यों की स्थापना करिए। तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसकी सिफारिश पर लाया गया था? फजल अली आयोग की सिफारिश। और इसी अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें, आइए जरा यहां पर, इसकी अध्यक्षता एस के धर ने की थी, नहीं, फजल अली आयोग की अध्यक्षता फजल अली ने की थी, एक गलत काटिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग था, बात सही है। इसने केवल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का आधार माना, नहीं, केवल भाषा के आधार, इसने भाषा को माना, फैक्टर माना, लेकिन कहा कि भाषा के साथ साथ प्रशासनिक, वित्तीय, जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति, ये सब जो है देखा जाना चाहिए राज्य के गठन के लिए। फिर उसके बाद इसकी रिपोर्ट 1960 में प्रस्तुत की गई, नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल आपका जो है क्या ऑप्शन होगा? बी इज राइट आंसर। चलिए आगे, यहां पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के परिणाम स्वरूप भारत में कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन? अभी अभी हम मास्टर ने बताया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किसके तहत किया जाता है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया जाता है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किसके सिफारिश पर लाया गया था? तो आपने बताना है कि ये जो सिफारिश की गई थी इस अधिनियम की, ये फजल अली आयोग जो कि 1953 में गठित किया गया था, 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है, उसी के आधार पर इसका गठन किया गया था। चलें आगे, यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो स्वतंत्रता के बाद, अब देखिए जरा होता क्या है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होती है। 1952 का दौर रहता है। 1952 के दौर में आंध्र प्रदेश के एक कांग्रेस के लीडर रहते हैं, किसके? आंध्र प्रदेश। और इस आंध्र प्रदेश की मांग करते हैं कि ये तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाए। जेबीपी आयोग उस 1949 में गठित किया गया था, 1948 में, दिसंबर 1948 में 49 में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, लेकिन उसने मना कर दिया कि हम भाषा के आधार पर नहीं गठित कर पाएंगे। और उसमें समस्या थी कि जवाहरलाल नेहरू भी थे जो कि देश के प्रधानमंत्री। अब उनको लगा कि यार देश के प्रधानमंत्री अगर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो ऐसे में कांग्रेस के ही लीडर आंध्र प्रदेश के थे पोट्टी श्री रामल्लू। अब ये पोट्टी श्री जो रामल्लू हैं, ये 58 दिन भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। भूख हड़ताल, अब भूख हड़ताल पर बैठते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, 58 दिन बाद इनकी क्या हो जाती है? डेथ। अब जनता का इमोशन बहुत ज्यादा इनसे जुड़ा हुआ होता है, डर इस बात का रहता है कहीं वो है दक्षिण भारत वाला पार्ट अलग ना हो जाए, इतना विद्रोह होने लगा। आनंद फानंद में 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये जो है आंध्र प्रदेश, ये पहला राज्य है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आंध्र प्रदेश कब गठित किया गया बाबू? तो आप बताओगे 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया। ठीक है ना। किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध रियासतों के भारतीय संघ के में एकीकरण से सबसे अधिक है? तो सरदार पटेल रियासती मामलों के मंत्रालय के प्रमुख थे, इनका जो है योगदान बहुत अच्छा है। ठीक है ना।
फिर उसके बाद आना जरा क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां पर आपको मिलान करना है धर आयोग, जेवीपी आयोग, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग से मिला लीजिए, ठीक है ना। धर आयोग तो भाषाई प्रांतों पर जो है प्रश्न के लिए, और फिर जेवीपी आयोग ये जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन पर विचार करने के लिए। तो ये कुछ आप मिला सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर जरा 15 देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जिन्हें भारत अर्जित करे। तो एक होता है संघ, समझिएगा जरा, एक होता है संघ और एक होता है राज्य क्षेत्र। एक होता है क्या, राज्य क्षेत्र। संघ में केवल ये राज्यों का संघ होता है। इसमें कौन शामिल होते हैं, राज्य केवल, मतलब कि ये जो यूनियन है, ये जो यूनियन है इसमें क्या शामिल होते हैं, केवल राज्य शामिल होंगे। 28 राज्यों की केवल बात करता है। लेकिन जब हम राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें ये राज्य तो शामिल ही होंगे, 28 राज्य तो शामिल होते हैं, साथ ही साथ जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये भी शामिल होंगे। साथ ही साथ जो भविष्य में, अगर भविष्य में हम मान लीजिए संधि करके कोई क्षेत्र अर्जित कर लें, अगर कोई क्षेत्र पाकिस्तान वाला जीत लें तो अर्जित क्षेत्र भी शामिल होगा राज्य क्षेत्र में। तो जो राज्य क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है वो राज्य क्षेत्र का कॉन्सेप्ट संघ से बड़ा है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जिन्हें भारत अर्जित करे, और ये अर्जित, ठीक है ना। तो ये बात सही है। फिर उसके बाद भारत संसद साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करती है, ये भी बात सही है। साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अनुच्छेद 3 के तहत राज्य विधानमंडल की सहमति अनिवार्य है। गलत काटिए इसको, राज्य विधानमंडल की सहमति अनिवार्य नहीं है, संसद उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये भी बात क्या है, सही है। तो जो आपका आंसर गलत है, तो गलत कथन की पहचान करनी थी, आपका सी इज द राइट आंसर। मतलब कि मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है संसद, मतलब कि विधानमंडल की सहमति अनिवार्य नहीं होती है। क्लियर। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे अब हम लोग नागरिकता को स्टार्ट करेंगे और उसमें एक एक टॉपिक पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा, एक टाइम बाद आप कंफर्टेबल जोन में आएंगे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वो छूटेगा नहीं। तो मिलते हैं कल, उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया।